प्रिय प्रतिभागियों, मैं आपके सामने जो लाइव डेमो कर रहा हूँ उसमें सबसे पहले मेरा जो टारगेट है वो ये बताना है कि भाई जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में आए तो उसमें स्किल का डेवलपमेंट कैसे, वो एक्सपेरिमेंट के प्रति क्यों झुकाव हो उसका। इसके लिए आप ये देखिए कि उसको हम इस तरह से चीज़ें दिखाएं, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कंपोनेंट्स, अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स, जैसे ट्रांसफॉर्मर, सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, उसको मल्टीमीटर का ज्ञान करवाएं। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर में क्या फ़र्क है, एमीटर का काम क्या है, ये सब बातें हम उसको फंडामेंटली क्लियर करें। एक डायोड का काम क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर का क्या काम होता है, डायोड को कैसे पहचानें, उसका मेजरमेंट कैसे लें कि वो अगर बायस में है कि रिवर्स बायस में है। इस तरह की जो बातें हैं वो हमें उनको पहले क्लियर करनी चाहिए ताकि उसका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो। मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ दिखाने जा रहा हूँ जिससे हो सकता है आप में से भी कईयों को इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि वाह ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देखिए कि ये फंक्शन जनरेटर है, यहाँ पर ऑडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, इसमें भी ओमेगा कंपनी का है। मेरे पास साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव और स्क्वायर वेव तीनों जनरेट में कर सकता हूँ। ये मैं इसको साइन वेव पर रखता हूँ। ये फ्रिक्वेंसी का मीटर है, 1 हर्ट्ज आप मिनिमम फ्रिक्वेंसी इसमें ले सकते हो। ये फ्रिक्वेंसी का रेंज सेलेक्टर है, ये आपको मालूम है। अगर मैं इसको 1 हर्ट्ज पर रखता हूँ तो ये 1 गुना होगी, इसमें 10 करता हूँ, ये देखिए गुना का निशान है। अब इसका मतलब ये 10 हो गई, 20, 30 और फिर आगे करता हूँ तो 100 से गुना हो जाएगी, यानी अब ये 100, 200, 300, 400। आपको सबको पता है कि 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्ति है उसको हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं, और 20 से 20,000 हर्ट्ज का मतलब है, 20 से 20,000 हर्ट्ज का मतलब है ऑडियो फ्रिक्वेंसी। यहाँ मेरा एक बहुत सरल मकसद है आपको एक नई चीज़ सिखाने का। मान लीजिए मैंने इसको ऑन कर दिया, ये ऑन कर देता हूँ, ये ऑन कर दिया मैंने, और मैं इसको लो फ्रिक्वेंसी पे रखता हूँ 1 हर्ट्ज पे। 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड में 1 दोलन होगा। इस दोलन को मैं किस प्रकार से शो कर सकता हूँ किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो आपको आश्चर्य होगा। आप इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़िए, कोई इसको प्रयोग को करके नहीं देखता लेबोरेटरी में। आप देखिए ये जो नीडल है वो 1 सेकंड के आवर्तकाल से दोलन करने लग गई है। इसका मतलब क्या है, ये गैल्वेनोमीटर प्रत्यावर्ती धारा को भी नाप सकता है, लेकिन उसकी आवृत्ति कम होनी चाहिए। अब मैं देखिए आवृत्ति बढ़ा रहा हूँ, 1 हर्ट्ज से मैंने 2 हर्ट्ज कर दिए, तेज होने लगे इसका 3, और ये 5 हर्ट्ज के ऊपर आप देखिए। आप स्टॉप वॉच लेकर के देख लीजिए, इसका आवर्तकाल 5 सेकंड ही आएगा, 1/5 सेकंड आएगा, क्योंकि आवृत्ति 5 है। और ये आप देखिए जैसे मैंने अब 8 हर्ट्ज की आवृत्ति मैंने लगा दी है, 8 हर्ट्ज के ऊपर ये बहुत तेज़ी से दोलन कर रहा है, और 9, और आप देखिए 10 के ऊपर ये ऑलमोस्ट रेस्ट पे आ जाएगा। 10 पे बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है प्रिय प्रतिभागियों। और जैसे ही मैं इसके वैल्यू को थोड़ा और बढ़ाता हूँ, आप देखिए मैं इसको वापस एक बार नीचे ला रहा हूँ, और ये मैंने 2 हर्ट्ज कर दिया, और 2 के बाद मैंने इसको जैसे ही 10 गुना किया, आप आश्चर्य करें रुक गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसका इनर्शिया इसको अलाउ नहीं करता, इसका जड़त्व जो है वो इसको जिस आवृत्ति से इसकी धारा की दिशा बदलती है, ये उस आवृत्ति से इसको दोलित नहीं करवा सकता। इसलिए ये तो बच्चा क्या सीखेगा, बच्चे को आप बताइए कि देखो भाई छोटी आवृत्तियों पे ये पीक वैल्यू नापेगा, और छोटी आवृत्तियों पे क्या नापेगा, पीक वैल्यू नापेगा, और अधिक आवृत्तियों पे ये औसत मान नापेगा। ये देखिए पीक वैल्यू जा रही है, छोटी आवृत्तियों पे ये पीक वैल्यू, जैसे ये 5 खाने, और अधिक आवृत्तियों पे औसत मान नापेगा, 0 वैल्यू आ गई, ये देखिए ऑलमोस्ट 0, ये 0 वैल्यू आ गई। ये आपको बच्चे को सिखा सकते हो, तो बच्चे को इससे बहुत अच्छा लगेगा कि वाह। इसके अलावा एक प्रयोग और है जो हम सामान्यतया देखिए करवाते हैं, ये वोल्टेज डबलर का एक्सपेरिमेंट है, वोल्टेज डबलर ट्रिपलर का। सामान्यतः बच्चे जाते हैं, 2 पिन लगाते हैं, रीडिंग लेकर चले जाते हैं। आप उनको प्रेरित कीजिए कि ये कोई सामान्य प्रयोग नहीं है, इसका उपयोग लीनियर एक्सीलरेटर्स में होता है। इसी सिद्धांत का, ये संधारित्र पे जो ऊर्जा है वो लगातार बढ़ती जाती है, 10 वोल्ट का 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 40,000 वोल्ट तक आप कर सकते हो। और ये
लीनियर एक्सीलरेटर यानी रैखिक त्वरकों का बेसिक प्रिंसिपल है। प्रिय प्रतिभागियों, जैसा कल और बल्कि आज सुबह डॉक्टर अनामी भार्गव साहब ने बताया कि हम साइंटिफिक राइटिंग क्यों करते हैं, तो उसका काउंटर क्वेश्चन आप बना सकते हो कि हम एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं। मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि जब कोई बच्चा कॉलेज लेवल पर फिजिक्स को सीखने के लिए हमारे पास आता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता सामान्यतया। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th क्लास में बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट करके आते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा एक कर्तव्य बनता है कि उसको कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करवाएं तो हमारा पहला काम होगा कि उसको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी जानकारी दें, और वो जानकारी अगर उसको इस तरह से दी जाए कि उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो, जो उसने किताबों में पढ़ा है, अगर वो उसको उससे कोरिलेट कर सकता है तो मैं मानता हूँ कि उसका इंटरेस्ट निश्चित रूप से उस एक्सपेरिमेंट के प्रति रुझान बढ़ेगा। मैं आपको यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार ऐसे एक्सपेरिमेंट की ओर इशारा कर रहा हूँ जिससे आप फिजिक्स की कम से कम 4-5 फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम किसी भी पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक अथवा उसके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नीटा को बड़े आराम से टेम्परेचर के साथ तो परिवर्तित करते ही हैं, उसके अलावा उसका परिवर्तन और किन कारकों पर निर्भर करता है, जैसे मटेरियल के साथ वो कैसे चेंज होता है, ताप के साथ कैसे चेंज होता है, अलोइंग का क्या इफेक्ट होता है, ये इस सेटअप से हम पढ़ते हैं। और ये एक तरह से मान लीजिए कि रिसर्च की तरफ एक बच्चे को ले जाने का एक तरीका भी है, और वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी सीखता है। ये देखिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स एजुकेशन के द्वारा निर्मित ये एक पहला इस प्रैक्टिकल की पहली इकाई है जिस पे लिखा हुआ है फंक्शन जनरेटर। आप बच्चे को ये समझ सकते हो, बता सकते हो कि फंक्शन जनरेटर का मतलब है जो साइन वेव, ट्राइंगुलर वेव और स्क्वायर वेव को जनरेट करे। हमें पता है, बच्चा इस सीख के आता है कि प्रत्यावर्ती धारा में कई तरह की शेप होती हैं। यहाँ पर तीनों प्रकार की शेप ये प्रोड्यूस करता है। अभी मैं ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल नहीं करवा रहा, वरना ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल करके बच्चे को ये तीनों दिखाई भी जा सकती हैं। इसमें जैसे ही मैं ऑन करता हूँ एक डिजिट यहाँ पे आएगा। आप ध्यान से देखिए कि इसमें 1, 2, 3 ये तीनों बटन, 1, 2, 3 ये तो है वेव टाइप सिलेक्टर। अगर मुझे साइन वेव चाहिए, ज्यावक्रीय धारा, तो मैं लेफ्ट मोस्ट पे रखूँगा। फिर मुझे अगर ट्राइंगुलर चाहिए तो 2 नंबर पे, और उसके बाद में स्क्वायर वेव। मैंने इसको सबसे नीचे यानी साइन वेव पे रखा हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी रेंज का सिलेक्टर है। इसके द्वारा आप फ्रीक्वेंसी के मान को काफ़ी तेज़ी से बदल सकते हो। आप देखिए कि ये 1 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा, ये बहुत ही कम 100 हर्ट्ज की आवृत्ति तक का रेंज है। मैं इसी रेंज में रखता हूँ इसको। और आप ये देखिए कि ये आवृत्ति नहीं बता रहा। ये बच्चा जब आए वो कहेगा सर ये किस चीज़ की रीडिंग है, तो हम कहेंगे ये एक्चुअल में उस तरंग के आवर्तकाल, यानी इट इज डिनोटिंग द टाइम पीरियड ऑफ द साइन वेव एंड दिस इज ए कोर्स गेन। मीन आपने मान लीजिए 0 से 100 हर्ट्ज के बीच में रेंज को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आप 60 हर्ट्ज के आसपास इसको बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। ये तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, ये फाइन ट्यूनिंग कहलाता है। इसमें आप देखिए लॉक हो जाता है। ये बच्चे को विशेष तौर से समझाना है। ये अनलॉक घुमाने के लिए, इसके पहले नहीं घूमेगा ये। अगर आपने इसको लॉक कर दिया, उसके बाद कितना भी जोर लगा ये टूट जाएगा, लेकिन घूमेगा नहीं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। इसके द्वारा आप इसको और ज़्यादा फाइन चेंज कर सकते हो। आप देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं इसको रेंज सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए 100 हर्ट्ज से सीधा टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड पे चला गया, और यहाँ पर टाइम पीरियड सीधा 4 मिली सेकेंड आ गया। मैं लगभग 5 मानूँ तो आप देखिए 5 मिली सेकेंड का मतलब हो गया 1000/5 यानी 200 हर्ट्ज। और अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ तो ये 20 मिली सेकेंड चला गया, यानी करीब करीब 1000/20 यानी 50 की ऊपर आवृत्ति आ गई। और ज़्यादा करूँगा तो आप देखिए ये आवृत्ति और अधिक हो जाएगी।
तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो आप देखिए बहुत धीरे धीरे ये चेंज होगा, धीरे धीरे चेंज हो रहा है ये। और इसको अगर मैं बदलूंगा तो ये देखिए और भी धीमे धीमे चेंज होगा। ये देखिए अब इस डिजिट में फर्क पड़ रहा है। तो ये समझाना है हमने बच्चे को कि इससे बहुत ज़्यादा तेजी से परिवर्तन होगा, फिर धीमे धीमे और बहुत ज़्यादा धीमे। जब आप अनुनाद के निकट पहुंचे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये है धारा के पीक वैल्यू को निर्धारित करना। जब प्रत्यावर्ती धारा में मान 0 से अधिकतम जाता है तो वो 0 से अधिकतम कितना होगा वो ये नॉब शो करती है। आप देखिए मैं इससे एम्पलीट्यूड बदलता हूँ, कम हो रहा है 0, और ये धारा का एम्पलीट्यूड यानी उसका आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, यू कैन सी इट एज आई। ये हम बताएंगे कि किस तरह से बच्चे को कि धारा का मान कितना रखना है, वो उसको प्रयोग करने के बाद बताऊंगा। तो अब मैं इधर आपको लेके आता हूँ। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चा देखते ही खुश हो जाएगा। ये हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल है। आप जानते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल क्या होती है? हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। बच्चा जब 12th क्लास में पढ़ता है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल तो उसको हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल कभी दिखाई नहीं जाती। इस कॉइल में आप देखिए जैसे जैसे हम इसके केंद्र से दूर जाते हैं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र घटता है, लेकिन उसी समय इस कॉइल का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने लगता है। तो द मैग्नेटिक फील्ड विच इज डिक्रीजिंग ड्यू टू वन इज बीइंग कंपनसेटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अदर। ड्यू टू दिस द मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन बिटवीन द टू कॉइल्स। ओके, इन दोनों के बीच में चूंकि मैंने प्रत्यावर्ती सिग्नल लगाया है तो इससे क्या होगा, जिस आवृत्ति से धारा बदलेगी अपनी दिशा, उसी आवृत्ति से चुंबकीय क्षेत्र भी अपनी दिशा को बदलेगा। उसी आवृत्ति से चुंबकीय क्षेत्र भी अपनी दिशा को बदलेगा। तो इसका मतलब धारा बदलती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलती है, और चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, कभी इधर कभी इधर, अपनी दिशा को ही लगातार बदलेगा। अब बारी आती है इस प्रयोग के प्रमुख भाग की। आप देखिए यहाँ पर एक हीटिंग रॉड लगी हुई है। इसको मैंने अभी कनेक्ट नहीं कर रखा है, इसको मैं कनेक्ट करूँगा। इस हीटिंग रॉड के अंदर आपको मैं इस प्रयोग करने के बाद बताऊंगा कि इसमें क्या है। ये एक इस हीटर के अंदर एक रॉड लगी हुई है, जबकि ये यहाँ लगी हुई एल्यूमिनियम की रॉड यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ तक है। और इस एल्यूमिनियम की रॉड के नीचे आप ध्यान से देखिए, यहाँ एक बार मैग्नेट मैंने लगा रखा है। तो आप देखिए कि ये बच्चा पूछता है कि सर इसको क्या कहेंगे, तो बहुत आसान सा जवाब होगा क्या, कि ये एक कंपाउंड पेंडुलम है, फिजिकल पेंडुलम है, जो कि टॉर्शनल पेंडुलम के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसमें जब चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा बदलेगा तो छोटा बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करता है। तो उस पर लगने वाला जो बलाघूर्ण है, टॉर्क बराबर mb sin थीटा, वो b अपनी कंडीशन, अपनी डायरेक्शन बदलेगा तो mb की वैल्यू लगातार बदलेगी, और उस बल आघूर्ण के कारण ये भी ऑसिलेट करने लगेगा। ये जब ऑसिलेट करेगा चुंबक, तो चूंकि चुंबक इस छड़ के साथ जुड़ा हुआ है तो छड़ में ये ऐंठन उत्पन्न करेगा। इट विल ट्विस्ट द रॉड एंड देयर विल बी अ रीस्टोरिंग टॉर्क विच विल बी डेवलपिंग इनसाइड द मटेरियल, और उसके कारण ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने की कोशिश करेगा। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो ये ड्राइवर हो गया और ये ड्रीवन हो गया। तो यहाँ बच्चा एक और नई कॉन्सेप्ट सीखता है, वो है फोर्स्ड ऑसिलेशन की। यानी इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग अ टॉर्क ऑन द bar magnet and that bar magnet is compelling the rod to twist and due to that it is starting vibrations। तो आप ये देखिए कि इसकी आवृत्ति, अब ये कौन हो गया, एक्सटर्नल फोर्स, ये हो गया ड्रीवन। जब आप कुछ भी नहीं लगाते हो तो ये अपनी एक आवृत्ति से दोलन करती है, उसको हम कहते हैं इसकी नेचुरल आवृत्ति, इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सामान्य भाषा में सामान्य आवृत्ति बोलते हैं। लेकिन जैसे ही अपनी ऊर्जा इसको ट्रांसफर करेगा, ये अपने दोलनों के हिसाब से इसको चलाएगी, और जब इस ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी इस ड्रीवन के बराबर होगी उस वक्त इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ये सब हम जानते हैं। तो जैसा मैंने ये आप देखिए कि
इसके द्वारा जो ऊर्जा इसको सप्लाई होती है वो एक निश्चित आवृत्ति पे होती है और ये दोलन शुरू करता है। अब प्रश्न उठता है, बच्चा पूछेगा आपसे कि साहब ये दोलन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमें कैसे पता लगे, क्योंकि आंखों से तो दिखेंगे नहीं तुरंत। तो और इतना बढ़िया अपना अरेंजमेंट होना चाहिए कि ये जो रॉड है, ये एल्यूमिनियम की रॉड इस हीटर की रॉड के साथ अंदर टच ना करे। ये प्रयोग की बहुत बड़ी सावधानी है, वरना होगा क्या कि इसके दोलनों की ऊर्जा इसके द्वारा डैम्प हो जाएगी। तो ये विशेष तौर से बहुत सावधानी से हमें इसको अंदर रखना। मैं ये सब आपको खोल करके बताऊंगा अभी। तो अब मैंने इसके लिए लैंप स्केल अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया है। ये 12 वोल्ट सप्लाई पर चलने वाला एक सामान्य लैंप है। इस लैंप से जो ऊर्जा है वो देखिए, मैंने यहाँ पर एक अवतल दर्पण, आई हैव यूज्ड ए कॉन्केव मिरर एंड द लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस कॉन्केव मिरर, और इस कॉन्केव मिरर से ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस स्केल के ऊपर आकर के फोकस होती है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको इतना दूर क्यों रखा है, ताकि जितना लंबा दूर ये फोकल लेंथ होगी इसको हम आराम से, अब अगर इसको पास रखता तो आप देखिए फोकस जो है इसका खराब होने लग जाएगा, बल्ब के दोनों फिलामेंट अपने को नजर आएंगे। तो इससे बचने के लिए मैं इस तरह का मैंने इस्तेमाल किया कि ये बिल्कुल शार्प फोकस हो। आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल बहुत ही अच्छा। और इसको 0 मार्क के ऊपर यहाँ हमने ये मार्किंग कर रखी है, 0 से लेकर के 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर दूसरी तरफ। तो टोटल लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर है इस स्केल की। तो इसको फोकस करने के बाद, जैसे मैं मान लीजिए मैंने यहाँ फोकस कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, अब इसका कोई भी वाइब्रेशन मुझे नजर आएगा। देखिए ध्यान देना, मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया। तो अचानक से आप देखो, बंद करने के बाद ही हमें फोकस करना है, और ये जितना शार्प आप कर सकोगे उतना ही अच्छा एक्सपेरिमेंट बच्चे को हम सिखा पाएंगे। यहाँ चौड़ाई बढ़ती है, ये थोड़ा घट रही है, देखो ये यहाँ आप बच्चे को ये भी सिखा सकते हो कि देखो भाई, लैंप के फिलामेंट का कॉन्केव जो मिरर है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इट इज फॉर्मिंग ए रियल इमेज ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब एंड इट इज विजिबल ऑन द स्केल। ग्राफ सामान्य है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें। अब मैं इसको ऑन करता हूं, ऑन करते ही आप देखो उसकी चौड़ाई बढ़ गई है थोड़ी सी। वो इसलिए कि इसके वाइब्रेशन शुरू है, इस फ्रीक्वेंसी पे भी वाइब्रेट तो करेगा। मान लो इसकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज है इसकी नेचुरल, तो इसको 40 लगाओगे तो भी वाइब्रेट करेगा, 20 लगाओगे तो भी वाइब्रेट करेगा। अब मैं इसको धीरे धीरे बदलता हूँ, मैं इसकी आवृत्ति को, देखिए धीरे धीरे मैं इसके आवृत्ति को चेंज करता हूँ। तो टाइम पीरियड कम हो रहा है, आवृत्ति बढ़ रही है। आप उधर देखिए, आपको फोकस, अब मैं इधर बदल रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। आप देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ये एज आई इंक्रीज इट हैज, नाउ सी इट हैज स्टार्टेड ब्रॉडनिंग, और आप देखेंगे बहुत तेजी से, ये देखिए ये अनुनाद की स्थिति आने वाली है, और कितना ज्यादा एम्पलीट्यूड इसका बढ़ गया है। ये देखिए, देख करके बच्चा बड़ा आह्लादित होता है, ये एंजॉय दिस वेरी मच। और इसको फाइन ट्यूनिंग का यहाँ पर रोल आता है। आप कैमरा मेरी तरफ करिए, आप देखिए कि जैसे ही फाइन ट्यूनिंग, मैं इसको फाइन ट्यून करने जा रहा हूँ अब इसकी सहायता से। ये देखिए, मैं इस फाइन ट्यून के बेस पे इसको बहुत धीरे धीरे चेंज कर सकता हूँ। आप देखिए, आपको ये चीजें सीखनी है कि जैसे ही मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, ये बहुत धीरे धीरे आई कैन कंट्रोल द विड्थ ऑफ द रेजोनेंस। और आप देखिए एक पर्टिकुलर कितनी ज्यादा शानदार रेजोनेंस अपने को नजर आता है। बच्चा इन चीजों को देख के बड़ा खुश होता है, वापिस ही नीचे आना। हमें वो वैल्यू लेनी है जिसपे मैक्सिमम आए। ये देखिए, ये ब्रॉडनिंग, और इस ब्रॉडनिंग को आप इसको फिक्स रखना है, इसको नहीं बदलना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बच्चा चलते चलते ज़्यादा रीडिंग लाने के चक्कर में इसको घुमा देता है, वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पूरे प्रयोग का पैटर्न बदल जाएगा। तो एक प्रयोग में आपको इसको नियत रखना है, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट हैज टू बी केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग वन एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब देखिए मैं करना क्या है, हमारे को जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी वो ये टाइम पीरियड आप नोट कर लीजिए मिली सेकेंड में, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1/t बराबर फ्रीक्वेंसी f निकाल लीजिए, और उस f के साथ इस एम्पलीट्यूड को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे इसकी वैल्यू नापते जाइए। जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी के साथ ये बदलती जाएगी। बच्चा ये टेबल बनाएगा,
और एक ग्राफ प्लॉट करेगा और वो देखेगा कि फ्रीक्वेंसी के साथ पहले एम्पलीट्यूड बढ़ा और फिर घटा। इससे बच्चे को रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वो क्या सीखेगा इसमें कि अरे वाह, ये ड्राइवर, ये ड्रिवन और ये रेजोनेंस, इससे बढ़िया एक्सपेरिमेंट रेजोनेंस का आप सामान्यतया विजिबल रेंज में नहीं करवा सकते। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, यहां पर मैं एक वेरिएक, ये देखिए मैं लेके आता हूं, मेरे पास ये वेरिएक है। इस वेरिएक को मैं ऑन करूंगा, इस पे जरा फोकस कीजिए आप देखेंगे कि इसमें 0 से लेकर के 20, 40, 60 ये वोल्टेज आउटपुट है। जितना वोल्टेज मेरे को आवश्यकता हो मैं इसमें इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके जो आउटपुट होंगे यहाँ से, वो देखिए मैं इस एंड पर एक यहाँ लगाऊंगा और एक यहाँ लगाऊंगा, उससे इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा और ये रॉड गर्म हो जाएगी। हमने यहाँ हमारे फिजिक्स लेबोरेटरी में अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग टेम्परेचर को मेजर कर रखा है और उसके बेस पर बच्चों को एक कैलिब्रेशन दे रखा है कि 20 वोल्ट पे इसका टेम्परेचर कितना होगा, 40 वोल्ट पे कितना होगा, 60 वोल्ट पे कितना होगा। तो वो टेम्परेचर बदलता जाएगा, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 150, 200 डिग्री सेल्सियस तक मैंने बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट करवाया है। तो प्रिय प्रतिभागियों, उससे क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बदलेगा आप देखेंगे कि रेजोनेंस की पीक जो है वो चेंज हो जाएगी। यही आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। मैं अभी पीपीटी पे इसको प्रेजेंट करूँगा अलग से। मेरे इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद मैं दोबारा से उसको स्लाइड्स को शो करूँगा, रिजल्ट्स आपको मैं अभी दिखाऊँगा। तो ये काम हमें करना है, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर इस प्रयोग को दोहराना है। तो आप समझ गए होंगे, कम से कम 3 घंटे का एक्सपेरिमेंट होगा ये। एक बार सावधानी से बच्चा एक टेम्परेचर पे रीडिंग लेगा, फिर 3, 4, 5, कम से कम 6 टेम्परेचर अलग अलग लेकर के वो इस प्रयोग को दोहराएगा और हर बार ग्राफ खींच करके उसको बहुत ही उत्साहजनक परिणाम मिलेंगे। हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इलास्टिसिटी लगातार कम होती है, नीटा की वैल्यू कम होती चली जाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है जिससे बच्चे को आप ये सिखा सकते हो कि लुक, द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन द सॉलिड। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, मान लीजिए मैं जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करूंगा, इस रॉड को एल्यूमिनियम की जगह कॉपर की रिप्लेस कर दूंगा, मैं आयरन की रॉड ले लूँगा, मैं किसी और ब्रॉन्ज की रॉड ले लूँगा। तो आप अलग अलग मटेरियल्स की कंपैरिजन भी कर सकते हैं। आप देखिए अब ये दोलन इतने तेज हो गए हैं कि ये रॉड हिलने लगी है, तो इसको वापस एक बार मैं कम कर देता हूँ, इसको विश्राम दे देता हूँ। अब मैं ये समझाना चाहता हूँ और आप देखिए जैसे ही मैंने इसको रोका तुरंत वहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 चला गया है। ये इस बात का सूचक है कि दोलन बहुत तेज़ी से इसके डैम्प हो जाते हैं जब आप एक्सटर्नल एनर्जी को बंद कर देते हो। तो मैं इस बात पे चर्चा कर रहा था कि अगर मैं मटेरियल को बदल करके इस प्रयोग को दोहराता हूँ तो मुझे मटेरियल के बारे में भी, उसके गुणों के बारे में भी एक बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार मान लीजिए हमारे दिमाग में फ्यूचर प्लान्स हैं, हमने एक प्रोजेक्ट भी तैयार करवाया है और ईश्वर ने चाहा तो इस साल हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। पिछली बार कोरोना के कारण हम नहीं कर पाए। हमने ऐसी मटेरियल की रॉड बनाई है जिसमें अलग अलग परसेंटेज एक मेटल के हम चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ब्रॉन्ज के अंदर आई एम चेंजिंग द परसेंटेज ऑफ कॉपर, और उसके ऊपर हम प्रभाव दे करके हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस एलिमेंट का क्या इफेक्ट कितने परसेंटेज के साथ बदलता है नीटा पे, यानी उसके दृढ़ता गुणांक पे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे। ये मेरा एम है यहाँ पर, और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा ज्वाइन करने के बाद। और मेरा जो मेन उद्देश्य है आपको यही बताना है, आप सब समझदार हैं, बहुत अच्छे गुणी हैं, लेकिन हमेशा लेबोरेटरी में जब हम आएँ तो हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि बच्चे को हमें क्या समझाना है, उस एक्सपेरिमेंट के पीछे की फिजिक्स क्या है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा आए, रीडिंग ली और चला गया, रिकॉर्ड लाया, साइन करवा के, नहीं। इससे हम बच्चे को तो सिखा पाए या नहीं सिखा पाए, लेकिन हमारे उद्देश्य को हम कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। एक अच्छे शिक्षक के गुण के नाते हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।